हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, अभी हमारा नीट काउंसिलिंग का जो है ये प्रोसेस पूरा होने जा रहा है और ये अंतिम टप्पे के ऊपर है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है एडमिशन ले ली होगी और एडमिशन जो है उनके कास्ट कैटेगरी के अनुसार जो है उतनी फी पे की होगी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका जो है पूरा फी उनको पे करना पड़ा है और जो स्कॉलरशिप के लिए उनको स्वयं महाडीबीटी पोर्टल के ऊपर उन्हें रजिस्ट्रेशन करके ये कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मेरा मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले जब भी महाडीबीटी के जो स्कॉलरशिप के अपडेट है उसकी डेट होती है, वो डेट अगर मिस हो गई तो आपका जो है ये स्कॉलरशिप से आपको मतलब मैंने महरूम रहना पड़ेगा। तो मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें और उसी के साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा उसमें भी आप बने रहें। तो दोस्तों देखो, ये स्कॉलरशिप जो है हम दो तरह से मतलब मैंने अप्लाई कर सकते हैं, एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से या तो फिर अपने सरकार महाडीबीटी पोर्टल से। और स्कॉलरशिप के लिए आपको एक ही स्कॉलरशिप के लिए यानी कोई भी एक पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना है। और जब ये हम अगर अपने नीट काउंसिलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट विद्यार्थी है तो उनको जनरली जो है ये अपने सरकार का महाडीबीटी जो पोर्टल है वहाँ से अप्लाई करना रहता है फ्रीशिप स्कॉलरशिप के लिए। तो ये महाडीबीटी पोर्टल के बारे में अभी आज इस वीडियो में देखेंगे। महाडीबीटी का एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम जो स्कीम के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है और स्कीम्स को अप्लाई कौन से स्कीम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारा करेक्ट स्कीम्स के लिए अप्लाई नहीं हुआ तो हमारा जो है रिजेक्शन हो जाएगा और हम जो है स्कॉलरशिप से महरूम रह जाएंगे। तो हमें इसमें यहाँ पे ये देखना है हम कौन से स्किल के लिए एलिजिबल है, पात्र है। उसके बाद में जो है महाडीबीटी के ऊपर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म फिलअप करके जो है हमारा प्रोफाइल कैसे अपडेट करें, 100% अपडेट करना रहता है। उसके बाद में हमारे जो एलिजिबल है, जो कौन से स्कीम के लिए हम एलिजिबल है और हम कितने स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे स्कॉलरशिप ईबीसी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए राजश्री छत्रपति शाहू महाराज फी ये जो है ये इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे तो ये इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एसएससी एचएससी का मार्कशीट, पेरेंट्स का जो है इनकम सर्टिफिकेट, वो एफिडेविट, सिंपल मतलब एफिडेविट जिसके मतलब मैंने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर की भी ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उसके ऊपर किसी नोटरी या तहसील का जो है वो मतलब मैंने सही सिक्के की जरूरत होती है। सादा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप में वो एफिडेविट देना रहता है। आधार कार्ड स्टूडेंट्स का, पैन कार्ड फादर का, पैन कार्ड कंपलसरी है, गैप सर्टिफिकेट है तो वो देना है। तो ये इतने सारे जो महत्व के डॉक्यूमेंट से आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अभी पंजाब राव देशमुख जो हॉस्टल मैनेजमेंट अलाउंस है तो ये जो जनरली है ये अल्प भूधारक जो शेतकरी रहते हैं उनके लिए है। तो और उसके बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स जिसकी इनकम 1 लाख के अंदर है। तो उसके अंदर देखो ये आपको एलिजिबिलिटी, आपके इनकम 1 लाख के अंदर होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी का होना चाहिए, महाराष्ट्र का रहवासी होना चाहिए और उसी के साथ में जो है आपका कैप राउंड से जो है वो सीट्स आपको अलॉट होनी ज़रूरी है। और आपका जो है इसके अंदर सिर्फ जो पेरेंट्स के 2 बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर किसी पेरेंट्स के 3 बच्चों अप्लाई करेंगे तो उनको नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 2 मतलब यानी जो है वो बॉयज़ या गर्ल्स उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है सभी स्कॉलरशिप के लिए ये कॉमन रहता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एसएससी एचएससी मार्कशीट। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रहे, जब आप एडमिशन लोगे कोई भी, अभी आपका एडमिशन का प्रोसेस अभी बहुत सौ ने तो मतलब कंप्लीट कर लिया होगा लेकिन बहुत सौ का जो है अभी बाकी है। तो ऐसे जिन्होंने भी जो अपना बाकी है तो मैंने पिछले मेरे बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि जब भी आप एडमिशन लोगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब सबमिट करोगे उसकी पूर्वी जो है आप आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना है
है उसे अपने ईमेल में हो सके तो डिजी लॉकर के अंदर उसे सेव कर देना है। तो ये क्योंकि जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और बहुत सारी जगह जो है हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब हम अगर कॉलेज के अंदर अगर सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे जमा रहेंगे ओरिजिनल, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ओरिजिनल को स्कैन करके अगर हम हमारे ईमेल या डिजी लॉकर में सेव करेंगे तो उसका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये आपको मतलब इन्हें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अभी जिसका ट्यूशन फीस जो है ओबीसी स्टूडेंट का 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपका जो है इस तरह से जो है यह एलिजिबिलिटी है। 8 लाख से ज़्यादा इनकम होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी का होना चाहिए, और उसके बाद में जो है ये आप अप्लीकांट्स टेक एडमिशन टू गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट नॉन एडेड प्राइवेट परमानेंट नॉट एडेड की स्कॉलरशिप के लिए आप क्लेम कर सकते हो, जिसके अंदर हेल्थ साइंस के यानी जैसे मेडिकल, डेंटल, होम्योपैथी, यूनानी, इनके लिए सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी जो है कैप राउंड से एडमिशन अगर लिए है तो ही आप यहाँ पे पात्र है, और बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स सेम अब आज मतलब मैंने सभी जगह एक ही जैसे रहते हैं। उसके बाद में VJNT के लिए जो है VJNT के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसमें भी देखो यहाँ पे जिसकी इनकम 1 लाख से कम है तो और VJNT कैटेगरी का होना चाहिए, महाराष्ट्र का रहवासी होना चाहिए, और कैप राउंड का भी यहाँ पे अमाउंट द एप्लीकेशन शुड बी केम थ्रू कैप राउंड फॉर ओनली प्रोफेशनल कोर्स। यानी ये जो प्रोफेशनल कोर्स है अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो ये हमारा जो नीट काउंसलिंग महाराष्ट्र का है उसके रिलेटेड, तो ये प्रोफेशनल के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे आपको कैप राउंड का जो है वो मतलब मैंने होना ज़रूरी है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स है वो सब जगह ये सेम है। उसके बाद में VJNT का अगर 1 से 8 लाख का इनकम है तो उसके अंदर भी जो है ये डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है, इसमें भी कैप राउंड का जो है लेटर आपको लगने वाला है। और देखो ये कैप राउंड का जो लेटर होता है ये इस तरह से लेटर होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने पड़ते हैं। तो देखो दोस्तों हमें जब अप्लाई सरकार पोर्टल के DBT के पोर्टल से जब हमें अप्लाई करना रहता है तो सिटीजन्स जो है यानी विद्यार्थियों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना रहता है, और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है ये गाइडलाइन दी गई है। तो हम चलो ये कैसे देखो यहाँ पे ये MahaDBT का पोर्टल है, तो ये MahaDBT के पोर्टल के ऊपर हमें पहले जो है न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर करना रहता है, और इसके अंदर जो है हम न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो बाद में फिर हमें डू यू हैव आधार, तो हमें हाँ करना है। तो दोस्तों देखो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए है तो उसके लिए आपका जो है आधार नंबर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आधार से ही आपके खाते के अंदर आपके आधार कार्ड को जो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसके अंदर आपकी मतलब है ना स्कॉलरशिप जाती है। अभी जब स्कॉलरशिप आपके मान्य हो जाती है तो उसको जो है आपका जो स्कॉलरशिप है वो संबंधित इंस्टीट्यूट को वर्क की जाती है, और संबंधित इंस्टीट्यूट जो है फिर वो आपके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, या तो फिर जो है उनके फ़ी के अंदर उसे मतलब एडजस्ट करता है। अभी यहाँ पर देखो अगर यस कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना रहता है, फिर उसके बाद में OTP आपके इसमें मोबाइल पे आएगा। जो रजिस्टर्ड आधार को रजिस्टर्ड मोबाइल रहता है उसके ऊपर आपको OTP आएगा। अगर आपके आधार कार्ड को जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। उसके बाद में अगर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो फिर आपको जो है किसी महाई सेवा केंद्र में या तो CSC सेंटर में जाना होगा, वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके भी आप कर सकते हो। लेकिन बेहतर ये रहेगा आपके आधार कार्ड को मोबाइल जो है वो लिंक करवा लें, ताकि OTP बेस आपका जो है ये मतलब है वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद में फिर ये सब पूरी प्रोसीजर कर लेनी है। उसके बाद में फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको टैब दिखाई देगा। फिर यहाँ पर जो है आप आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर लेना है, और आपका जो नाम है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करके उसके बाद में यहाँ पे देखो आपका यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है। अब जैसे यहाँ पे यूज़र नेम का जो है यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, इस तरह से जो है आप ये फॉर्मेट के अनुसार आपके पसंद का यूज़र नेम यहाँ पे आपको
क्रिएट करना है। उसके बाद में फिर जो है आपका ईमेल आईडी यहाँ डालना है, उसको गेट ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करवा लेना है। आपके ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो जो है वेरीफाइड होने के बाद में फिर आपको मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड करना है, कैप्चा डाल के फिर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो फिर जब आपका ये रजिस्ट्रेशन मतलब यानी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाने के बाद में तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये यूजर नेम इस तरह से आप बना सकते हो, आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है। उसके बाद में फिर पासवर्ड भी जो है आपको आपके पसंद का मतलब यानी क्रिएट करना है। पासवर्ड के अंदर जो है आपका जो है 8 से लेके 20 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें मतलब एक अपर केस, एक अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा मिला के मिनिमम 8 कैरेक्टर का जो है ये आपको पासवर्ड आपके पसंद का क्रिएट करना है। फिर वापस से वही पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में के टैब में लिखना है और उसके तरह ये जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आपका जो है न्यू रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके पास में आधार नहीं है तो यहाँ पर जो है बिगर आधार से आप मतलब रजिस्ट्रेशन कैसा करते हो उसकी भी प्रोसेस यहाँ बताई गई है, लेकिन जो है आप हो सके उतना आधार का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो डीबीटी पोर्टल के ऊपर या स्कॉलरशिप जो भी है वो आपके बैंक आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये जो जिसका आधार नहीं है उसके लिए है, लेकिन आपको जो है अभी अगर आपका प्रोफाइल क्रिएट भी हो जाता है तो उसके बाद में फिर आपको आधार लिंक करना जरूरी रहता है, मैंडेटरी रहता है। तो अभी यहाँ पे यूजर लॉगिन हम जब कर लेंगे तो देखो या लॉगिन करने के बाद में जो है आपको इस तरह से ये डैशबोर्ड दिखाई देगा और इसके बाद में फिर जो है आपको पर्सनल डिटेल ये जो है देखो यहाँ पर इतनी टैब के अंदर आपका ये रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इतनी स्टेप्स के अंदर होने वाला है। और जब ये आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट होगा तब ही मतलब यानी आप जो है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए जैसे मतलब यानी पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, अदर इंफॉर्मेशन, करंट कोर्स डिटेल, पोस्ट क्वालिफिकेशन और उसके बाद में हॉस्टल डिटेल, तो ये इतनी सारी जब आप ये सब फिल कर लोगे, स्टेप पूरा कर लोगे तो ये आपका जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी अपडेट प्रोफाइल के अंदर जो है आपको ये सब आधार वेरीफाई करा लेना है। देखो अगर अगर आप प्रोफाइल क्रिएट भी किया बिगर आधार से तो आपको यहाँ पे आधार लिंक प्रोफाइल टू आधार ये आपको करना ही होता है। तो यहाँ पे फिर वो करने के बाद में लिंक अपडेट प्रोफाइल टू आधार ये आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद में फिर आपका कास्ट कैटेगरी जो भी है वो आपको यहाँ पे वो सब इंफॉर्मेशन फिलअप कर लेना है। फैमिली का जो है एनुअल इनकम ये आपको मतलब ये पेज को कंप्लीट कर लेना है। डोमिसाइल डिटेल जो है ये आपको ये आपके अनुरूप इसे फिलअप कर लेना है। अब पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल्स अभी यहाँ पे जो है यहाँ बैंक डिटेल्स आपको डालना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। एड्रेस इंफॉर्मेशन के ऊपर अभी ये फर्स्ट अगर हो जाने के बाद में फिर ये एड्रेस इंफॉर्मेशन पे जाएगा। फिर ये जो है ये पूरा पेज जो है आपके अनुरूप इसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में फिर जो है करंट कोर्स का जो है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। अभी जैसा यहाँ पे एडमिशन ईयर, इंस्टीट्यूट, स्टेट, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे तालुका सिलेक्ट करेंगे और एजुकेशन टाइप में आप मतलब यानी हेल्थ साइंस कोर्स या कौन जो भी है वो अगर सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे आपका MBBS, BMS, BHMS जो है वो स्ट्रीम आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे फिर जो है आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके अनुरूप ये सारे कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी, उसमें से आपको आपका कॉलेज सिलेक्शन कर लेना है। तो ये इस तरह से जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करके सेव करना है। उसके बाद में फिर जो है पास्ट क्वालिफिकेशन, तो अभी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं इन्होंने मतलब मैंने 12th यानी HSC के बाद में मतलब मैंने ये अभी अप्लाई किया होगा, तो फिर उन्होंने HSC का यहाँ पे डिटेल डालना है।
अगर मतलब इन्हें कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए जैसे कोई किसी MBA कर रहे हो तो उनका ग्रेजुएशन के अनुरूप यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है पास्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब पास्ट क्वालिफिकेशन के अंदर देखो ये इतनी सारी जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है। इस तरह से ये आपको फिलअप कर लेना है। हॉस्टल के अंदर हॉस्टल का डिटेल ये सब पूरा फिल कर लेंगे। हॉस्टल का टाइप, हॉस्टल नेम, इज हॉस्टल एडेड, हॉस्टल एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ें जो है आप आपके अनुरूप आपको फिलअप कर लेना है। अभी जब ये सब पूरी प्रोफाइल हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऑल स्कीम्स दिखाई देगा। तो आप जो है यहाँ से आपके अनुरूप जो भी है वो आप इसको देख सकते हो। और जब हमने किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया तो अब हम जो है माय अप्लाइड स्कीम के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, जिसमें एप्लीकेशन ID, डिपार्टमेंट का नाम, स्कीम का नाम, स्टेटस, एक्शन, व्यू, टेंटेटिव बेनिफिट्स, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हम इससे यहाँ से पा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो जो एप्लीकेंट व्यू बटन इफ वांट टू व्यू एप्लीकेशन डिटेल, तो अगर ये आपका अंडर स्क्रूटनी है तो आपका जो है ये स्टेटस वगैरह देखना है तो आप यहाँ से उसे देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो DBT पोर्टल है, DBT पोर्टल के अंदर एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल स्कीम इफ एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। आप एक से ज़्यादा जो है स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस वक्त जो है आपको प्रेफरेंस देना पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है एक ही स्कीम्स मतलब इन्हें लेनी है, मल्टीपल स्किल्स आप नहीं ले सकते। लेकिन आप अप्लाई मल्टीपल कर सकते हो और उस वक्त जो है आपको प्रेफरेंस आपको देना रहता है। प्रेफरेंस नंबर फर्स्ट, प्रेफरेंस नंबर सेकंड, थर्ड, जो भी है आपके अनुरूप आपको जो अगर एलिजिबल है उतने स्कीम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रहे जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारे रिलेटेड जो भी एलिजिबल स्कीम्स है वो एक से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर और उसमें वो भी देख ले कि हम जो स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब यानी टेंटेटिव अमाउंट, उसका जो बेनिफिट है उसको भी देख लें, और हो सके तो फिर जो है वो कम अमाउंट वाली जो है प्रेफरेंसेस उसको ना रखें। और इसके तरह देखो अभी जैसे ये मतलब इन्हें दिखाया गया है कि आप जो है मल्टीपल चॉइस कर सकते हो, स्कीम्स चॉइस कर सकते हो। और इसके बाद में ये टेंटेटिव बेनिफिट भी आप इससे मतलब चेक करते हो कि आपको ये स्कीम से कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से जो है अगर आपका मतलब इन्हें जो सिलेक्शन है वो अगर रॉन्ग रहेगा या उसमें अगर कुछ चीज़ की कमी रहेगी तो वो आपका जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो माय अप्लाइड स्कीम, यूजर कैन सिलेक्ट स्कीम्स प्रेफरेंस, applicant can eligible for more than one scheme in the portal. At such situation, user can apply for more than one scheme, but scholarship receipt amount will be disbursed into bank accordingly for one scheme. यानी आपको एक ही स्कीम का पैसा मिलेगा अगर आपने ज़्यादा स्कीम्स को भी अप्लाई किया रहेगा तो, और अकॉर्डिंग टू द प्रीफर्ड बाय द एप्लीकेंट। और ये जो है अभी अगर आपने प्रेफरेंस के अंदर फर्स्ट डाल दिया और वो फर्स्ट जो है वो आपको मतलब यानी अगर वो आपका सैंक्शन हो गया तो वो फर्स्ट का ही अमाउंट मिलेगा। तो हो सके उतना जो है जो टॉप अमाउंट के रहते हैं उसे फर्स्ट प्रेफरेंस में डालें, और अगर आपकी जो स्कीम्स अदर में आप एलिजिबल है तो उसको फिर सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आपको उसे रखना है। उसके बाद में ये ग्रीवनेस वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।